दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए चैनल के नए संस्करण में। आज का टॉपिक रहेगा क्रिकेट। इसलिए क्रिकेट तो हमेशा बीच बीच में आ ही जाता है, कभी ना कभी किसी न किसी बात में मैं लेके आ ही जाता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के बारे में, उसकी हिस्ट्री एज ए क्रिकेट टीम, और वो कब से शुरुआत किया उन्होंने, किस कौन कौन से प्लेयर हुए पास्ट में, अच्छे प्लेयर तो हर टीम के पास रहते हैं। तो आपको जान के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट के मामले में सबसे अमीर बोर्ड में से एक था एक टाइम, आफ्टर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बट ये शुरू से विवादों के घेरे में भी रहा है, और वही एक रीज़न रहा है कि साउथ अफ्रीका को नया टीम कहा जाता है, क्योंकि उस पर लगभग 21 साल का बैन लगा था। क्रिकेट जो है, आप जानते होंगे, ये इंग्लैंड का नेशनल गेम है, और इसको पूरी दुनिया में इंग्लैंड ने फैलाया है। और आप जानते हैं कि इंग्लैंड का नाम जोड़ा जाता है कॉलोनियल एरा से, जहाँ पे इंग्लैंड का राज हुआ करता था। लगभग दुनिया के सभी देशों में एक्सेप्शंस है, जैसे नेपाल एक एक्सेप्शन है, छोटी कंट्री होने के बावजूद तो इंग्लैंड के अंडर कभी नहीं रहा नेपाल। तो हम लोग साउथ अफ्रीका पे फोकस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका काफ़ी पुरानी टीम थी, लेकिन कुछ कारणों से उसे बैन किया गया था, उनके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट टीम नहीं थी, एक अच्छी टीम हुआ करती थी साउथ अफ्रीका, और इसका आप बिफोर 1900 लाइक 1889 ऑनवर्ड्स से लगभग ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद ये तीसरी सबसे अमीर बोर्ड थी, और ये थर्ड मेंबर, ये आईसीसी का ये तीसरा मेंबर भी रहा है। आप जानते हैं कि आईसीसी में बहुत कम मेंबर्स हैं, अब ये एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन देयर आर मेंबरशिप का भी बहुत ग्रेडेशन है। लाइक बहुत सी टीमों को टेस्ट मैच, वनडे, T20 सब कुछ अलाउड है, इंटरनेशनली खेलना, या फिर वो सिर्फ ODIs खेल सकते हैं, या फिर वो सिर्फ T20 खेल सकते हैं। इस तरह के ग्रेडेशंस हैं। तो साउथ अफ्रीका का एक यहाँ पर भी वो तीसरे नंबर की टेस्ट टीम थी आफ्टर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। वैसे में भी सब आफ्टर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया और टेस्ट मान्यता को लेके भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बराबर के बाद तीसरे नंबर पे। और काफ़ी वर्चस्व रहा, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, आज भी खेल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा जा सकता है न्यू एरा में, लेकिन ओवरऑल ये हमेशा से एक बहुत ही अच्छी टीम रही है। फिर आता है एक दौर लगभग 21 साल का, जिसमें ये बैंड रहा, जो लगभग स्टार्ट होता है 1970s से लेके 1991 तक। इस बीच इसे बैन कर दिया गया आईसीसी द्वारा। उसका कारण ये था अपार्थाइड को अगर आप लोग नहीं जानते हो तो शॉर्ट में ये कहा जा सकता है, ये रेशियल सेग्रीगेशन था मानवों के बीच में। मतलब साउथ अफ्रीका में खास करके अफ्रीकन कंट्रीज तो मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि ये हैवली पॉपुलेटेड है ब्लैक पीपल्स से,
लेकिन साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं था, वहाँ पे वाइट एंड ब्लैक दोनों हैं। तो बीच में एक दौर आया 70 से 91 के बीच में, जिसमें ब्लैक को प्रायोरिटी में नहीं लिया जाता था। उसका बेस्ट एग्जांपल अभी के कंटेक्स्ट में मैं ये बोल सकता हूँ कि क्रिकेट में ओनली वाइट प्लेयर्स वेयर सेलेक्टेड, ब्लैक को सिलेक्शन के आ भी नहीं सकते थे। तो ये एक जो रेशियल सेग्रीगेशन व डिस्क्रिमिनेशन शब्दों में, इसकी वजह से ICC ने बोला कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने लगभग अराउंड 1970s के इन्हें बैन कर दिया। इवन आफ्टर बैन ये लोग क्रिकेट खेलना चाहते थे, तो इन्होंने ट्राई किया अपने मोनोपोली टेक्निक से। मोनोपोली टेक्निक के सेंस में हम ये कह सकते हैं कि इनके पास पैसा तो बहुत था। इन लोगों ने चाहा कि उनके दूसरे कंट्री के प्लेयर्स को, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनको बुला के खेल लेते हैं उनके साथ, और अपना ही एक अंदरूनी क्रिकेट टीम और टूर्नामेंट कराते हैं, जिसको कहा गया रिबल टूर्स। ऐसे गेम्स को जहाँ पे साउथ अफ्रीका बैन है, उसके बाद में वो क्रिकेट खेलना चाह रहा है और खेल भी रहा है। वो अपने से वो खुद से टीम बनाते थे, आपस में ही खेलते थे, और इसमें जो प्लेयर्स होते थे वो लोग ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज़ से, श्रीलंका से, यहाँ से लोग आते थे क्रिकेट। हालांकि उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे दिए जाते थे, जिसके कारण उन्हें आने में भी कोई खास दिक्कत नहीं होता था। पैसा मैटर करता है हर जगह। तो ऐसा हुआ कुछ दिन, लेकिन और उसमें ये रिबल टूर्स भी चला। वो ये टर्म लाइक इट इज़ क्वाइंट टर्म, इट इज़ नॉट लाइक इट्स अ रैंडम टर्म। रिबल टूर्स आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट हुआ प्लेयर्स के ऊपर, वो लोग जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो धीरे धीरे बैन हो रहे थे। तो इस तरह से रिबल टूर्स का एंड हो गया। लेकिन साउथ अफ्रीका अपने अपार्थाइड मूवमेंट को लेके काफ़ी सीरियस थी, वो नहीं माने, वो कंटिन्यूड रहे और ICC ने उन्हें हमेशा बैन रखा। इसी बीच अफ्रीका में एक नई टीम बन के आई, वो है ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका बेसिकली ये 4 कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज़ का एक समुदाय था, सिमिलर टू वेस्ट इंडीज़। इसमें था कीनिया, जाम्बिया और युगांडा, और एक टीम थी कीनिया, जाम्बिया, युगांडा और तंजानिया। इन चारों ने मिलकर एक बनाया ईस्ट अफ्रीका। इन्होंने एक वर्ल्ड कप भी खेला। वर्ल्ड कप में 3 मैच खेले, इंग्लैंड, जिसमें से एक मैच इंग्लैंड, एक मैच इंडिया, और एक और मैच किसी के साथ खेला जो वो लोग हारे। 1975 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। उन्हें पार्टिसिपेशन का मौका मिला था एज ए ICC मेंबर्स। फिर ICC ने एक प्रमोशन के लिए, मतलब उन्होंने बोला कि देखो यार, ये लो तुम लोग जो 3-4 समुदाय बन के आ रहे हो, वो ऐसा करो कि तुम लोग इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें क्या हुआ ना कि कीनिया ने अपना एक अलग टीम बना लिया, क्योंकि जो ये 4 कंट्रीज़ थी, कीनिया, जाम्बिया, तंजानिया, युगांडा, ये चारों सिर्फ इसमें एक ही सिमिलरिटी थी कि ये लोग अफ्रीका से थे, लेकिन अदरवाइज इनका कल्चर या कोई रूट, कोई भी सिमिलैरिटीज़ इस जगह पर था नहीं। ये लोग को जब जैसे ही ऑफ़र आया, कीनिया ने तुरंत अपना एक टीम बना लिया। और ये जो ईस्ट अफ्रीका टीम थी, इस टीम में ज़्यादातर प्लेयर कीनिया के थे। उन लोगों को क्रिकेट से काफ़ी लगाव था, और उस लगाव का कारण था कि कीनिया में इंडिया का पॉपुलेशन, तो इंडिया में तो आप समझ रही कि आजकल का पता नहीं, लेकिन
90s दौर के सभी बच्चों में क्रिकेट को लेके गजब का क्रेज़ था। तो वही क्रेज़ शायद कीनिया में भी होगा इंडियंस के बीच में। तो वहाँ पे कीनिया में काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला जाता था, वहाँ के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते थे, बेटर दैन जाम्बिया, तंजानिया और युगांडा। तो उनके बीच मतलब पॉपुलैरिटी वाइज भी ज़्यादा था, मतलब उनका झुकाव बहुत था क्रिकेट को लेके। तो और उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम तैयार हो गया, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स तैयार कर लिए, तो उन्होंने अपना टीम ही बना लिया। और आईसीसी ने भी बोल रखा था कि भाई तुम लोग अलग अलग से आ सकते हो। तो पहले से समझिए कि ये 4 लोग की पार्टी थी, 4 में से सिर्फ एक का ही मन था कुछ गुजरने का, जो कीनिया था। तो कीनिया ने अपने लिए अपना डेडिकेशन दिखाया, उसने वो खुद की अपनी टीम बनाई और उसने अब आईसीसी में एज ए मेंबर आ गया। और बाकी 3 लोग पहले से कमज़ोर थे, उनका उतना लगाव नहीं था, तो वो लोग अपना बहुत शांति से उनका इंटरेस्ट चला गया और वो लोग समझिए तो क्रिकेट खेलना, ऑफिशियली क्रिकेट खेलना छोड़ दिए। तो कीनिया वाज वन सिंगल, मतलब एक कंट्री अकेले उसने आफ्टर साउथ अफ्रीका उसने अपने आप को एज ए मेंबर घोषित किया और मेंबरशिप लिया आईसीसी में। और ये तो हुई कीनिया और ईस्ट अफ्रीका की बात। और बहुत कम लोग जानते होंगे कि अफ्रीका में और भी टीमें थी। आपको बाद में बात के दौर में बताऊंगा कि ये तो हो गया कीनिया को, तो फिर भी लोग जान रहे हैं क्योंकि उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप के बाद अच्छा खासा क्रिकेट खेला और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो सब लोग थोड़ी रिसेंट सही बात है, 96 हो तो गया 30 साल से ऊपर की बात, लेकिन हमारी मेमोरी में थोड़ा ठीक ठाक लगता है कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। तो ये थी कीनिया की बात। अब आ जाइए साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका के साथ क्या हो रहा था कि अब वो लोग लगे पड़े थे कि भाई हमें अपार्थाइड वाला ही काम करना है, हमें ब्लैक पीपल नहीं चाहिए। उनको वो लोग तरजीह नहीं दे रहे थे, उन्हें लग रहा था कि सिर्फ वाइट पीपल ही अच्छा काम करते हैं, तो अपार्थाइड में लगे रहे, जिनकी वजह से उन्हें 21 ईयर्स तक बैन रहना पड़ा। 21 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है। और इस बीच वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे और अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तो नहीं हो पाए। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हुए उस टाइम के जो काफ़ी उन्हें लोग जान रहे थे, पहचान रहे थे कि ये लोग अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। बट लेकिन अब बैंड है तो फिर कैसे करेंगे, उन्हें तो खिलाया नहीं जा सकता है एज ए साउथ अफ्रीका। तो इसमें थोड़े नामचीन नाम मैं गिनाना चाहूँगा। एक थे ग्रैहम पॉलक, फिर हुए पीटर पॉलक को कह सकते हैं आप पॉलक सीनियर, क्योंकि उनका बेटा था शॉन पॉलक जो वापस से जब साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट आईसीसी में मेंबरशिप वापस से ली, तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के वो अभिन्न अंग रहे, काफ़ी मतलब टॉप नॉच बॉलर इन द लाइक्स ऑफ एलन डोनाल्ड, मतलब ओपनिंग बॉलिंग उनका रहता था। तो कह सकते वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, सॉरी बॉलिंग ऑलराउंडर थे। बैटिंग में मतलब वो अच्छा खासा कभी कभी अच्छा खेल लेते थे, लेकिन ना उतना खास भी नहीं था, बट वो ऑलराउंडर में ही काउंट होते थे। तो ये हुए पीटर पॉलक के बेटा, फिर हुए ग्रैहम पॉलक, फिर हुए बैरी रिचर्ड्स और माइक प्रॉक्टर। तो बैरी रिचर्ड्स और माइक प्रॉक्टर का गेम तो हम लोगों ने नहीं देखा है, किसी ने भी शायद ना देखा हो, लेकिन ये लोग एज ए कमेंटेटर काफ़ी फेमस है, आज भी इनकी कमेंट्री अच्छी चलती है। माइक प्रॉक्टर, बैरी रिचर्ड्स, ये लोग तो बहुत नामचीन हैं। ये सब तो 90s और अर्ली 2000 के टाइम के तो एकदम ज़बरदस्त कमेंटेटर थे। मतलब इनकी कमेंट्री ही सुनने में इतना अच्छा लगता था। ये लोग इतने डिटेल कमेंटेटर होते हैं, आज के कमेंटेटर की तरह नहीं थे, ये आलतू फालतू इधर उधर की बातें कर रहे हैं।
वो क्रिकेट पे फोकस रहते थे और क्रिकेट और उसे कुछ इंटरेस्टिंग बातें, ये नहीं सारी कुछ हर छोटी मोटी बात को लेके इंटरेस्टिंग बात बना दिया और हिंदी कमेंटेटर की तरह लगे हुए हैं। इन्हें जैसे हिंदी कमेंटेटर का तो मुझे लगता है ऐसा है कि इन्हें इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि भाई इंडियन प्लेयर्स की ख़राब भी करें तो उनमें कुछ अच्छाइयाँ खोल दो और बस उनके अच्छाई के बारे में बात करो। लेकिन माइक प्रॉक्टर, बैरी रिचर्ड्स, जेफरी बॉयकॉट, चैपल ब्रदर्स, ग्रेग चैपल और दूसरे भाई का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर माइकल होल्डिंग, ये सब कमेंटेटर्स में ये लोग लेजेंड है। मैं आपको एक और नाम बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। कमेंटेटर्स में भी एक कमेंटेटर हुआ करते थे जिन्हें वर्क फ्रॉम होम मिला था। मतलब कमेंट्री में उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ करता था कि चैनल 9 ने, वो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर थे, चैनल 9 ने उन्हें, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इनका नाम, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो चैनल 9 के लिए कमेंट्री करते थे और एक टाइम उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी बूढ़े भी थे वो, उस एक्सीडेंट का वो रिकवर भी नहीं कर पाए, लेकिन चैनल 9 ने उन्हें बोला कि हम आपके घर पे सेटअप लगाते हैं, आप घर से ही कमेंट्री कीजिए। तो ये भी एक अनोखी बात हो चुकी है क्रिकेट में, वर्क फ्रॉम होम एज ए कमेंटेटर। बट ये बहुत सी मतलब आप समझ सकते हो कितने अच्छे होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, बहुत ही फेमस नाम है और अगर आप लोग देखेंगे उनका चेहरा थोड़ा आपको लगेगा कि विक्रम बेताल के में जो बेताल है उनसे चेहरा इनका मिलता था। तो उम्मीद है कि आप खोज के निकाल पाए और बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम करने वाले क्रिकेट कमेंटेटर कौन थे। एक्चुअली उन्होंने किया नहीं, बट उन्हें ऑफर किया गया था। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलते बोलते मुझे लगता है कहीं मैं उनका नाम ना ले लूँ। ये मैं आपके लिए एक कहानी छोड़ देता हूँ, आप इस पर एक्सप्लोर करिए। तो कमिंग टू साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हुए बाद में इन्होंने अच्छा कमेंट्री भी किया और बहुत सारे नामी क्रिकेटर हुए और इनका पर्दापण वापस से होता है 1991 में। 1991 में ही ऑफिशियली साउथ अफ्रीका ने अपार्थाइड को एबॉलिश कर दिया और फिर देयर वाज ऑफिशियली नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो ब्लैक एंड वाइट बोथ कैन पार्टिसिपेट। और इमीडिएटली 1991 में इंडिया ने इनवाइट किया साउथ अफ्रीका को पहला वनडे मैच के लिए, जो था ईडन गार्डन्स में। फिर इमीडिएटली 1991 के बाद 1992 वर्ल्ड कप रहा। 1992 वर्ल्ड कप काफ़ी रोमांचक था। जॉन्टी रोड्स फील्डिंग के लिए काफ़ी फेमस हुए उस वर्ल्ड कप में। शायद मुझे याद है कि एक मैच में उन्हें फील्डिंग के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया था। उनका कैचिंग पोजीशन पे वो रहते थे यूजुअली पॉइंट एरिया में। उनको कैचर ना या फील्डर ना बोला जाए, उन्हें फ्लायर बोला जाए। वो उड़ते थे, लिटरली वो फ्लाई करते थे कैच के लिए या फिर बॉल को रोकने के लिए या वापस स्टंप को डालने के लिए। वो लिटरली वो हवा में रहते हुए ही थ्रो फेंक देते थे, रिटर्न थ्रो, इन केस ऑफ मतलब देयर इज चांस ऑफ रन आउट। काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने और उनका जो एंड था वो काफ़ी किसी को पसंद नहीं आया होगा। वो सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका का पहला कैंपेन सेमीफाइनल तक गया और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से डकवर्थ लुइस मेथड के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जहाँ तक मुझे याद है 11 या 12 बॉल में उन्हें 23 रन चाहिए था, बारिश आ गई
जाता है, सामने में दिखता है एक बॉल पे उन्हें चाहिए 22 रन। आप समझ सकते हैं, क्रिकेट सब कोई अपनी कंट्री को जिताना चाहते हैं, बहुत ऑब्वियस बात है ये। लेकिन उस टाइम में मुझे लगता है कि इवन बीइंग इंडियन हमें अच्छा नहीं लगा कि वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें एक नियम के तहत, नॉन क्रिकेटिंग नियम मैं कहूँगा, वो पता नहीं है उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। बस मोटा मोटी ये समझ लीजिए उसमें आपने जितने बॉल डॉट खेले हैं स्टार्टिंग में वो काउंट हो जाता है, और नंबर ऑफ विकेट्स काफ़ी मैटर करता है। ये सब कुछ चीज़ें मुझे पता है, अभी दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन डकवर्थ लुईस को नहीं समझ पाया और मैंने कई बार कोशिश भी की, नहीं हो पाया। तो इस तरह से साउथ अफ्रीका का कैंपेन ख़त्म होता है सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हारने के बाद। मुझे लगता है अगर वो इंग्लैंड से सेमीफाइनल जीत जाते तो वो फाइनल में जीत जाते, जो फाइनली पाकिस्तान ने इमरान खान के कैप्टनशिप में जीता। तो ये एक छोटा सा सारांश था साउथ अफ्रीका के बारे में। उसके बाद तो फिर से वहाँ आते ही बेसिकली वो आते ही मतलब जब जैसे उनका वापस से पर्दापण हुआ, आईसीसी मेंबरशिप उन्हें वापस से मिला, वो आते ही टॉप टीम बन गए थे और उनके कैप्टन हैंसी क्रोनिया काफ़ी फेमस थे। पहले फेमस थे, फिर बाद में इनफेमस हो गए। इनफेमस क्योंकि उनके बैटिंग के चार्जेस लग गए थे और एक उनके साथ भी एक दुखद घटना हुई। उनका प्लेन बीच हवा में ब्लास्ट कर गया या फिर क्रैश कर गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। तब तक वो क्रिकेट छोड़ चुके थे, उन्हें बैन कर दिया जा चुका था। 1996 वर्ल्ड कप तक वो थे, वहाँ भी उन्होंने अच्छा कैंपेन किया। 96 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था और वो लोग सेमीफाइनल तक पहुँचे थे, शायद ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल मैच हारे और फाइनली इंडिया उस समय श्रीलंका से हारा सेमीफाइनल और श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल था और फाइनल ऑस्ट्रेलिया हारा लेकिन श्रीलंका से। श्रीलंका में उस समय दो चमत्कारी प्लेयर हुआ करते थे, रमेश कलवितर्ना और सन जयसूर्या, और उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की थी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ अच्छी प्रैक्टिस किया उन्होंने क्योंकि जस्ट बिफोर 1996 वर्ल्ड कप वो उनका टूर था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आप सभी जानते हो कि वहाँ का ग्राउंड सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा इंडिया मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्राउंड वहाँ का है। और वहाँ पे सनत जयसूर्या कलवितर्ना बहुत ही आसानी से 6 और 4 लगा पा रहे थे। तो चूँकि वहाँ का ग्राउंड इतना बड़ा है, उनका प्रैक्टिस वहाँ से हुआ था और उसके जस्ट इमीडिएटली कुछ ही दिन के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप हुआ और कुछ मैच तो उनके होम ग्राउंड पे भी हुआ था। तो उन्हें बहुत आसानी से मतलब उनके लिए खेलना, प्लेइंग कंडीशन उनके लिए काफ़ी अच्छा था। फिर 1996 वर्ल्ड कप में एक और रोचक बात हुई थी, उन्हें 2 मैच में वॉकओवर मिला था। एक्चुअली श्रीलंका भी थोड़ा सा टेररिस्ट को लेके काफ़ी परेशान कंट्री था और सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ भी रहती थी। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने बोला कि हम नहीं जाएंगे श्रीलंका में खेलने के लिए और उन्होंने वॉक ओवर दे दिया था। वो मैच तो ऐसे ही वो लोग जीत गए थे, तो क्वालिफाई करना क्वार्टर फाइनल के लिए उनके लिए तो बहुत आसान टास्क था। लेकिन उस टाइम टीम भी बहुत अच्छी थी। रणतुंगा कैप्टन हुआ करते थे, अरविंद डी सिल्वा वाइस कैप्टन, दोनों अपने प्राइम में थे। बहुत सारी बातें हैं, तो मोटा मोटी आज साउथ अफ्रीका के बारे में बात ही करना था। तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ कमेंट्स करके बताएं कि क्या आपको इसमें थोड़ा मिसिंग लगा। मैंने बहुत मैं कम समय लेना चाहता था
तो कम समय में इतना जानकारी मुझे लगता है ठीक ठाक है। और मतलब आपको एक हिस्ट्री से अवगत कराना था। और क्रिकेट तो आप लोग देख ही रहे हैं, थोड़ा नॉलेज क्रिकेट से रिलेटेड हो जाए तो और भी मज़ा आएगा आपको। और तो थोड़ी मुझे लगी कि ये सब बातें रोचक है, ये बैन होना, फिर से वापस आना, और बैन के दौरान भी खेलना। अब बैन के दौरान प्लेयर्स भी हुए इनके, बैन थे फिर भी फेमस थे, जबकि उस समय ना इंटरनेट था ना टेलीविज़न भी उतना ज़्यादा नहीं था। बट लोगों का कहना है कि वो इंटरनेशनली ड्यूरिंग बैन उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स उनके पास हुआ करते थे। कोई तो उन पर मॉनिटर कर रहा था, कोई तो देख रहा था उन्हें। तो इस बीच में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ईस्ट अफ्रीका की जो टीम थी वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार कंट्री थी, और इसको आईसीसी ने प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उनका कहना था कि आप इंडिविजुअली क्यों नहीं आ रहे हैं, आप एज ए कंट्री आप रजिस्टर्ड होइए, ये हमारे नियम के खिलाफ है। एक तरह से उन्होंने बोला था कि ये हम लोगों ने नियम चेंज कर दिया, एज ए टीम है। एट द सेम टाइम आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वेस्ट इंडीज़ भी तो उसी तरह की टीम है, वो क्यों नहीं बैन हुई, या फिर उन्हें क्यों नहीं बोला गया कि इंडिविजुअली आए। तो इसके पीछे एक बहुत दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि वेस्ट इंडीज़ इट्स ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैरिबियन आइलैंड्स। इनके जो कल्चर हैं वो काफ़ी एक दूसरे से मैच करते हैं, वो मोर और लेस एक जैसे ही हैं। उनके प्लेयर्स भी बहुत तगड़े प्लेयर्स हुए, जैसे काइल लॉयड, रिचर्डसन, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आप काइल लॉयड जानते हैं, आप एक साथ लगातार 3 वर्ल्ड कप में उन्होंने कैप्टनशिप भी किया, 2 जीता, पहला 2 में जीता उन्होंने, तीसरा इंडिया से हारे थे वो लोग। इंडिया से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हारे थे। इंडिया के खिलाफ भी 1983 में शायद वही कैप्टन थे, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। और सॉरी, इंडिया ने तो तीसरा वर्ल्ड कप तो इंडिया ने ही जीता था। हाँ, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया था 87 और 83 में। वहाँ के प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हुए और काफ़ी वेल रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर शुरू से रहे, जो ईस्ट अफ्रीका में वैसे प्लेयर नहीं बन पाए, हालांकि उन्हें भी बराबर मौका मिला था। तो इस कारण से, और उनका जो रूट था लाइक क्रिकेट के लिए, उनका जो कल्चरल गठजोड़ जो कहें, उनकी एकजुटता वो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्हें ये नहीं बोला गया कि आप एक अलग टीम बना के वेस्ट इंडीज़ एज ए ग्रुप ऑफ मल्टीपल आइलैंड्स रिप्रेजेंट करती है क्रिकेट को। चलिए मिलते हैं फिर हम अगले ब्लॉग में, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।